हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो से रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से रिवीजन करना है तो नोट से करते रहें। चलिए, इसमें हम बात करने वाले हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की जाए तो देखिए, भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान ही सामाजिक रूप से बात कर लिया, भारत में सामाजिक रूप से बात की जाए या फिर धार्मिक रूप से बात की जाए, सामाजिक या धार्मिक रूप से व्याप्त जो भी कुरीतियाँ थीं, जो भी अंधविश्वास थे, जो भी कुरीतियाँ थीं, उनके सुधार के भी प्रयास किए जा रहे थे भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान ही। भारतीय सामाजिक या फिर धार्मिक कुरीतियों की बात की जाए, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे सती प्रथा की बात कर लिया, स्त्रियों के लिए सती प्रथा की बात कर ली जाए, या फिर विधवा पुनर्विवाह को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, या फिर बाल विवाह की बात कर ली जाए, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। छुआछूत की बात कर ली जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो इनके उन्मूलन के लिए, इनमें सुधार लाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा या फिर संगठन का निर्माण करके, संगठन के माध्यम से ये सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आप अच्छे से देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की बात कर ली जाए तो इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, इनको किस नाम से जाना जाता था? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? राजा राम मोहन राय को। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा किनको? राजा राम मोहन राय को। उसके अलावा इनको और कौन सी उपाधि मिली थी? अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई थी राम मोहन राय को। कौन सी उपाधि? राजा की उपाधि, इसलिए इनका नाम क्या हो गया था? राजा राम मोहन राय। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, राजा की उपाधि किनके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। तो ये बात हमने पहले भी कर ली है। चलिए, इनके द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक पुस्तक तो ये हो गई, ये तुहफातुल मुहाविदीन, मतलब इसको हिंदी में आप ध्यान रख सकते हैं, एकेश्वरवादियों का उपहार। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। एक पुस्तक ये इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद ये देख लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। असल में बात की जाए ना प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की, तो इसमें जो न्यू टेस्टामेंट है ना, न्यू टेस्टामेंट की बात कर ली जाए तो जो ईसाइयों के लिए क्या ईसाई धर्म की बात कर ली जाए, उनके लिए जो पवित्र ग्रंथ हैं बाइबल, तो बाइबल का ही ये खंड है। कौन? न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट का नैतिक एवं दार्शनिक संदेश का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलेगा आपको, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लिया, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की जाती है। एक तो आप ध्यान रख लीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है कलकत्ता में इनके द्वारा 1815 में, 1814-15 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। जगह भी ध्यान रख लीजिएगा, कलकत्ता में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है 1828 में। ब्रह्म सभा का ही नाम आगे जाकर क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज हो जाता है। ब्रह्म सभा का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्म समाज हो जाता है। और बात की जाए ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज की बात कर लिए, इन ब्रह्म समाज के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे, ठीक है ना, तो ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, इन्हें राजा राम मोहन राय की सहायता से, इनके सहयोग से। किनके द्वारा? डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ की मदद से। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, डेविड हेयर का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हिंदू कॉलेज 1817 में, कहाँ पर? कोलकाता में। हाँ, ब्रह्म समाज की बात कर लीजिए, ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है। इसकी बात कर लीजिए तो इसके कुछ सिद्धांत थे, सिद्धांत में ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इनको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ये बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। बहुदेववाद कहने का मतलब बहुत सारे देवता नहीं है, एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर को मानने वाले, एकेश्वरवादी। इसलिए ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक से भी आप समझ सकते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर, ठीक है। तो बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोधी थे ये ब्रह्म समाज वाले, मूर्ति पूजा का भी ये खंडन करते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया है। ब्रह्म समाज की बात कर लीजिए, सती प्रथा की ही बात करें तो इनके प्रयासों से, किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्हीं के प्रयासों से आगे जाकर विलियम बेंटिक के द्वारा, यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है,
विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, इसमें बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ब्रह्म समाज में बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया गया। हाँ, परमात्मा जो है ना, जो परमात्मा है वो निर्गुण है एवं निराकार है। निराकार है मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, ठीक है, ना कभी जन्म ले रहा है ना कभी मर रहा है, तो निराकार ही हुआ, उसका कोई आकार ही नहीं हो पाएगा। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। निर्गुण है, कोई भी उसका गुण नहीं है, गोरा काला ये सब कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। परमात्मा क्या है, निर्गुण है एवं निराकार है, अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि विधवा विवाह का समर्थन किया जाता है एवं बाल विवाह आदि का समर्थन किया जाता है, बाल विवाह का विरोध किया जाता है ब्रह्म समाज के द्वारा। तो ये सब कॉमन बातें हैं, जितने भी आप आंदोलन आगे पढ़ेंगे तो ये सब कॉमन बातें हैं। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, ये सब कॉमन बातें हैं। तो ये आप ना भी ध्यान रख सकते हैं, ना भी ध्यान रखते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सती प्रथा की बात कर लिया है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही इन्हीं के टाइम में सती प्रथा का को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। गैर कानूनी 1829 में घोषित किया जाता है विलियम बेंटिक के द्वारा, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद राजा राम मोहन राय की बात कर ली जाए तो इनकी 1833 में 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं, उसके बाद ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज की बात की है। इनकी मृत्यु के पश्चात देखिए 1842 में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर ली जाए तो ये सदस्यता ग्रहण करते हैं किसकी, ब्रह्म समाज की 1842 में। और केशव चंद्र सेन की बात की जाए तो 1858 में सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो ये जो दो नाम है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे जाकर क्या होता है, इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली ब्रह्म समाज की, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में, केशव चंद्र सेन ने 1858 में। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। बाद में जाकर 1865 में इन दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है। उसके बाद ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है 1865 में। विभाजन होने के बाद क्या हो जाता है, एक बनता है कि इनके द्वारा स्थापना की जाती है, हाँ, जो ये केशव चंद्र सेन है ना, इनके द्वारा स्थापना की जाती है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय ब्रह्म समाज हिंदी में अगर इसको बोला जाए, या फिर इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है नव विधान ब्रह्म समाज। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके प्रमुख कौन थे, केशव चंद्र सेन के द्वारा ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद ये स्थापना की जाती है, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ब्रह्म समाज का नाम बदलकर क्या हो जाता है, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं, इसका नाम बदलकर हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म समाज पहले से चला आ रहा था ना, उसी को ये आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। इस बात को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हुए कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। बट यहाँ पर देख लीजिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ये नौ विधान ब्रह्म समाज, मतलब इसमें कुछ नए नियम कानून आते हैं, नौ विधान है, और ये आदि मतलब पुराने वाले ही चले आ रहे हैं। तो ये समझाना जो बहुत जरूरी था। अगर आप वीडियो नहीं देखते तो ये बात शायद ना समझ पाते, ठीक है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। उसके बाद चलिए, उसके बाद बात करते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हो गई ब्रह्म समाज से संबंधित बातें, राजा राम मोहन राय से संबंधित बातें, सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण नाम और है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। मूल शंकर की बात की जाए तो ये नाम इनके द्वारा रखा जाता है। इनके जो पहले गुरु होते हैं स्वामी पूर्णानंद के द्वारा ये नाम रखा जाता है मूल शंकर। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, स्वामी पूर्णानंद। उसके बाद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहाँ से, मथुरा के एक अंधे गुरु होते हैं जिनका नाम होता है स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद आप ध्यान रख लीजिएगा, स्वामी विरजानंद से ये वेदांत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन, दयानंद सरस्वती। हाँ, इनको किस उपाधि, कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इनको किस नाम से जाना जाता है, भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको जाना जाता है, इस नाम से किसको जाना जाता है, दयानंद सरस्वती को। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग। हाँ, उसके बाद ये महत्वपूर्ण नारा इनके द्वारा दिया जाता है, वेदों की ओर लौटो। मतलब वेदों पर काफ़ी इन्होंने जोर दिया, वेदों पर काफ़ी जोर दिया और वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया जाता है। मतलब शुद्धिकरण का, ये हिंदू धर्म की बात कर ली जाए तो हिंदू धर्म के शुद्धिकरण का आंदोलन था। दयानंद सरस्वती की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के शुद्धिकरण का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत इनके द्वारा नारा दिया जाता है, वेदों की ओर लौटो। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उनके द्वारा एक और नारा दिया जाता है, भारत भारतवासियों के लिए है। भारत किसके लिए, भारतवासियों के लिए है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इनके द्वारा एक और ये इंपॉर्टेंट बात है, पाखंड खंडनी। पाखंड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अंधविश्वास हो गया, जो भी पाखंड है,
ठीक। तो पाखंड खंडनी, पाखंड को खंडित करने के लिए, पाखंड को खत्म करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराया जाता है। किनके द्वारा? 1867 में। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराया जाता है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1867 में। हाँ, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये ध्यान रख लीजिएगा। किनकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। इनके द्वारा एक समाज, आर्य समाज की स्थापना की जाती है। एक संगठन है आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1875 में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पर स्थापना की जाती है? मुंबई में। उसके बाद होता क्या है कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है, बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई से कहाँ कर दिया जाता है? लाहौर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। कब? 1877 में। आर्य समाज का मुख्यालय जो है मुंबई से कहाँ कर दिया जाता है? लाहौर कर दिया जाता है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा 1877 में। उसके बाद आर्य समाज की बात कर ली जाए तो आर्य समाज के जो कुछ एक प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। आर्य समाज ने ये बना, दयानंद सरस्वती ने ये माना कि वेद ही जो है ना ये ज्ञान के स्रोत है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। वेद पर बहुत इनका फोकस था, ठीक है। तो ये आसानी से आप बात ध्यान भी रख सकते हैं। इन्होंने भी इस, अगर आर्य समाज की बात, ब्रह्म समाज की बात हमने कर ली है, ब्रह्म समाज में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, इसमें भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। उसके बाद ये देख लीजिए, अवतारवाद का इसमें विरोध किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि रामकृष्ण की बात कर लीजिए तो उनका अवतार नहीं हुआ था, वो सिंपल मनुष्य थे, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आर्य समाज के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कर्म, पुनर्जन्म तथा आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर इनका विश्वास है। मतलब पुनर्जन्म में इनका विश्वास है, आत्मा के बारंबार आने का विश्वास है, जन्म लेने पर इनको विश्वास है कि ऐसा होता है। हाँ, एक ईश्वर में विश्वास है इनको भी। आर्य समाज की बात कर लिए, ब्रह्म समाज जैसा एक ईश्वर में विश्वास है, और वो ईश्वर कैसा होगा? निरंकारी होगा, जैसा कि ब्रह्म समाज में हमने बात की है। ईश्वर कैसा होगा? निरंकारी होगा, उसका कोई आकार नहीं होगा, निर्गुण होगा, ठीक। ये सारी बातें हैं। उसके बाद आर्य समाज के अंतर्गत कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे ये देख लीजिए। आर्य समाज के अंतर्गत गुरुकुल की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कांगड़ी के पास 1902 में, 1902 में, 1902 में गुरुकुल की स्थापना कांगड़ी के पास। हाँ, पाश्चात्य, ये ध्यान रख लीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में इस गुरुकुल की स्थापना की जाती है आर्य समाज के अंतर्गत। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। किसके विरोध में? पाश्चात्य, वेस्टर्न एजुकेशन के विरोध में। नेतृत्व किन के द्वारा किया जाता है? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, लेखराम एवं मुंशीराम। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशीराम के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, गुरुकुल की बात कर ली जाए तो। उसके बाद देखिए, आर्य समाज के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस नाम है, दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात डीएवी स्कूल। डीएवी स्कूल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिए, ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में गुरुकुल की बात कर ली जाए स्थापना होती है, बट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की बात कर लिया जाए तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है। पहले स्कूल की बात की जाए तो पहला स्कूल कहाँ पर खोला जाता है? लाहौर में, 1886 में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। नेतृत्व किनके द्वारा किया जाता है? हंसराज एवं लाला लाजपत राय के द्वारा, हंसराज एवं लाला लाजपत राय, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर थियोसॉफिकल आंदोलन की बात कर ली जाए तो देखिए, इसकी स्थापना जो होती है ना, इसकी बात कर ली जाए तो इसके द्वारा भी हिंदू धर्म जो है ना, हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर इनका भी विश्वास है, जैसे कि आर्य समाज में है, उनको भी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर विश्वास है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, स्थापना की बात कर लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा एवं कर्नल अल्कॉट के द्वारा। तो ये दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा, ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्कॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में, 1875 में। इंपॉर्टेंट है ये बात, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद क्या किया जाता है? इसका जो हेडक्वार्टर है 1882 में, 1882 में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर खोला जाता है? मद्रास के निकट एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है अड्यार। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अड्यार में इसका मुख्यालय खोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 1888 में, 1888 में एनी बेसेंट जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं और 1893 में, 1893 में ये भारत में आती हैं। भारत आगमन कब होता है? 1893 में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1893 में ये जब भारत में आएंगी तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख दिया है एनी बेसेंट के बारे में ही। 1898 में इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जबकि कहाँ पर? बनारस। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापना की जाती है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? बनारस में की जाती है 1898 में। और बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से
इनके प्रयास से ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या हो जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कब? 1916 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो 1893 में यहाँ आती है। 1898 में इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 1907 में एनी बेसेंट को जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाने के बाद ये काफ़ी लोकप्रिय होती हैं। तो लोकप्रियता की वजह से, इनकी लोकप्रियता की वजह से भारत में इस आंदोलन को भी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लिया, थियोसॉफिकल आंदोलन की बात की जाए तो इस आंदोलन को भी काफ़ी लोकप्रिय बनाया जाता है किनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। अभी हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आगे जितनी भी बातें हो सकती हैं ना, सारी बातें हम इसमें कर लेंगे। जो भी संस्थान है, जो भी संस्था है, उसके संस्थापक जो हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जो भी सिलेबस में बातें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। चलिए, स्वामी विवेकानंद की बात कर ली जाए तो देखिए, इनके बारे में बात की जाए तो इनका मूल नाम, बचपन के नाम की बात कर ली जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त। असली नाम इनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनके जो गुरु हुए, गुरु का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना होगी आगे। तो रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की बात की है जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्होंने परमहंस मठ की स्थापना की थी। तो परमहंस मठ के जो संस्थापक है वो कौन है? रामकृष्ण परमहंस हैं। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। और स्थापना की बात कर लिया, स्वामी विवेकानंद की बात करें, इन्होंने जो स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी रामकृष्ण मिशन की बात कर ली जाए तो इस मिशन के द्वारा मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया है। इसमें कहाँ पर मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया है, नहीं किया गया है, सारी बातें हमने की हैं पीछे जो हम पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेगुलर वीडियोज़ को आप ज़रूर देखते रहिए। उसके बाद हाँ, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि नव हिंदूवाद, मतलब नए टाइप के हिंदूवाद, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं जो आधुनिक हिंदूवाद, ठीक, उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद हाँ, इनकी कुछ एक पुस्तकें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ये कुछ किताबें हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है कि शिकागो में जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन होता है उसमें ये भाग लेते हैं 1893 में, 1893 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हेनरी विवियन डिरीजियो। ये आंग्ल भारतीय हैं। तो इनके बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की जाती है। यंग बंगाल आंदोलन जो एक तरह का उग्रवादी प्रवृत्ति का आंदोलन था, रेडिकल प्रवृत्ति का आंदोलन था। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, इस आंदोलन के बारे में सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी है, इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा ये कहा गया कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक है कौन? यंग बंगाल आंदोलन की बात कर ली जाए तो ये जो आंदोलन है ना, ये बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक है, इस रूप में देखा है किन्होंने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्थापना में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, हेनरी विवियन डिरीजियो के द्वारा जो स्थापना की जाती है यंग बंगाल आंदोलन की। उसके बाद कुछ एक और संस्था जिसकी संगठन की स्थापना की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के क्रम में। उसके बाद एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंगहित सभा, डिबेटिंग क्लब आदि का गठन किया जाता है इनके द्वारा। तो ये बस ऐसे ही देख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनके द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया जाता है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया, इनके द्वारा हेनरी विवियन डिरीजियो। तो ये संपादन ये ध्यान रख लीजिएगा, और ये यंग बंगाल आंदोलन ध्यान रख लीजिएगा, और एक ये भी ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ये सब ना भी रहे ध्यान तो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर ली जाए तो इनकी जब बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए विधवा पुनर्विवाह। इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि विधवा पुनर्विवाह जो है ये वैध घोषित हो जाए, कानूनी रूप से इसको मान्यता मिल जाए। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, और इन्हीं के प्रयासों से
विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है। कब होता है? 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये वाला एक्ट कब पारित होता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये ध्यान रख लीजिएगा कैनिंग के टाइम में। उसके बाद इसके जो एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर है ना, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया है और ये सचिव होते हैं बेथुन स्कूल के, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1849 में। तो ये स्थापना आप ना ध्यान रखेंगे, बट मोटा मोटी ये डेट ध्यान रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सचिव किस टाइम में थे। तो बेथुन स्कूल के ये सचिव रहते हैं और स्त्रियों की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो सर सैयद अहमद खान है, इनके बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए, ये न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। वकालत के अंतर्गत न्यायिक सेवा के अंतर्गत बात की जाती है, अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ये अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। हाँ, इस बात को ध्यान रखते हुए आप आगे एक दो बातें ध्यान रख सकते हैं कोरिलेट करते हुए। देखिए, ये चूंकि अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे तो रिटायरमेंट के पश्चात जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है 1878 में, 1878 में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये अंग्रेज भक्त थे और अंग्रेजों के प्रति काफ़ी उदार थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है। अंग्रेज इनसे खुश होकर नाइटहुड की उपाधि प्रदान करते हैं 1888 में। तो नाइटहुड आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन्हें जो विशेष रूप से जाना जाता है जिस काम के लिए, अलीगढ़ आंदोलन के लिए। अलीगढ़ आंदोलन की बात कर लिया तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, किनके द्वारा लीड किया गया था अलीगढ़ आंदोलन का? आंदोलन को किसके द्वारा लीड किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पर्दा प्रथा, जो मुस्लिम समाज में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा होती थी अभी भी, तो पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी कहने का मतलब एक से ज़्यादा पत्नी रखने की जो प्रथा थी, उसके घोर विरोधी थे ये सर सैयद अहमद खान। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रारंभ में ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं। शुरू में ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं, बट बाद में जाकर मनमुटाव हो जाता है, हिंदुओं के प्रति इनको थोड़ा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। स्टार्टिंग में ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, उसके बाद इनके द्वारा एक पत्रिका, ये पत्रिका इनके द्वारा निकाली जाती है। पत्रिका का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इनके द्वारा जो स्थापना की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1864 में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ये है, इनके द्वारा जो स्थापना की जाती है वो की जाती है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। इसी का नाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU के नाम से जिसे आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम क्या हो जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आज ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर दिखा दिया है काफ़ी अच्छे से। संस्था थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखिए, इधर की तरफ संस्था है, इधर की तरफ जो उसके संस्थापक हैं। इधर संस्था है या फिर जो भी आंदोलन हुए हैं सामाजिक और धार्मिक रूप से बात कर ली जाए तो इधर की तरफ संस्था या फिर जो भी आंदोलन हुए, और इधर की तरफ जो संस्थापक उसके हुए या फिर जिन्होंने नेतृत्व किया उस आंदोलन का। तो ये सारी बातें हैं। चलिए एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं। हालांकि ये सारी बातें हो चुकी है। आत्मीय सभा की बात कर चुके हैं 1814 में। 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इन्हीं के द्वारा बाद में ब्रह्म समाज 1828 में, इंपॉर्टेंट बात है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है। तो हालांकि ये सारी बातें डिस्कस की जा चुकी हैं, बट टेबल में भी मैंने दिखा दिया है ताकि आपको रिवीजन में और आसानी हो और ईजी हो जाए आपको रिवीजन करना। तत्वबोधिनी सभा की बात कर लीजिए तो तत्वबोधिनी सभा से संबंधित है ये कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए। यही ब्रह्म समाज आगे, ये जो ब्रह्म समाज है ना राजा राम मोहन राय का, तो यही 1866 में टूटने के बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनता है और आदि ब्रह्म समाज बनता है। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक की बात की जाए तो वो कौन होते हैं? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। यही ब्रह्म समाज की बात कर लिया तो आगे देखिएगा केशव चंद्र सेन इससे भी अलग हो जाएंगे, मतलब ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से भी अलग हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी आप जानते हैं ब्रह्म समाज को। तो इससे अलग होते हुए एक और ये इसकी स्थापना करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज 1878 में। कौन? केशव चंद्र सेन। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, तो ब्रह्म समाज से टूटकर जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना, यहाँ पर ये सारी बातें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनता है और क्या, और जो पुराना वाला ब्रह्म समाज होता है उसको किसके द्वारा लीड किया जाता रहता है? आदि ब्रह्म समाज। जो मतलब पहले वाला जो ब्रह्म समाज बन जाता है उसका नाम क्या हो जाता है? आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुराना वाला, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए तो इसको
मतलब नौ विधान ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये नया वाला हो गया जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन बनते हैं, और जो पुराना वाला होता है उसका नाम हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। और इसको किसके द्वारा लीड किया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी होते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए उसके बाद धर्म सभा की बात कर लीजिए 1830 में। जगह का भी नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बंगाल में इसकी स्थापना होती है धर्म सभा के 1830 में राधाकांत देव के द्वारा, तो ये ध्यान आप रख लीजिएगा। और धर्म सभा की बात कर ली जाए तो ये सती प्रथा जो समाप्त की गई थी, सती प्रथा को समाप्त जो किए जाने की बात की जा रही थी, इसके विरोध में थे ये, इसके विरोधी थे कौन? धर्म सभा वाले। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान इंपॉर्टेंट कहने का मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि सती प्रथा को समाप्त करने के ये विरोधी थे, मतलब उसके समर्थन में थे सती प्रथा के। ठीक है, तो धर्म सभा 1830 में इसकी स्थापना, बंगाल में इसकी स्थापना होती है राधाकांत देव के द्वारा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में, इस आंदोलन की शुरुआत होती है आगरा में। तो ये किसके द्वारा लीड किया जाता है इस आंदोलन को? शिवदयाल साहब जो कि आगरा के एक बैंकर होते हैं, जिनको तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, शिवदयाल साहब बैंकर हैं ये, बैंकर तुलसीराम। प्रार्थना समाज की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट बात है, 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना होती है। जगह का नाम भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं? आत्माराम पांडुरंग का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे। तो इन दो लोगों का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। किनके सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना होती है? केशव चंद्र सेन के। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आत्माराम का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में, बम्बई में ही, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, सत्यशोधक समाज के बारे में ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सत्यशोधक समाज आप तो ये देख चुके, ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक हैं। और आंदोलन के प्रतीक के बारे में बात कर ली जाए, सत्यशोधक समाज की बात करें तो इनके जो आंदोलन का प्रतीक था, तो प्रतीक चिन्ह किनको बनाया था? राजा बाली को। क्यों? देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मणों का प्रतीक चिन्ह था, ब्राह्मणों के जो प्रतीक चिन्ह थे राम के विरोध में इन्होंने अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह किनको बनाया? राजा बाली को। किसको बनाया है? राजा बाली को। असल में सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले की बात कर लीजिए तो ये पिछड़े वर्ग से आते थे, तो उनको लीड करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है 1873 में बम्बई में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इनके आंदोलन का जो प्रतीक होते हैं वो कौन होता है? राजा बली। किनके विरोध में? राम के विरोध में। क्यों? राम जो होते हैं जो उच्च वर्ग होता है, ब्राह्मणों का वर्ग होता है, तो ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह के रूप में होते हैं राम, इसी विरोध में। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से अगर बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज की। बात कर लीजिए तो ये बातें हो चुकी है पहले भी। 1875 में बम्बई में स्थापना होती है आर्य समाज की दयानंद सरस्वती के द्वारा। देव समाज की बात कर लीजिए तो 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना होती है शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। सेवा सदन की बात करें, बम्बई में इसकी स्थापना होती है 1885 में। आप जगह का नाम भी आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो संस्था ध्यान रख लीजिए, संस्था आंदोलन की बात कर लीजिए, वो ध्यान रख लीजिए। संस्था आंदोलन का नाम और जो क्या बोलते हैं, जो उसके लीडर हैं या फिर जो संस्थापक हैं, इन दोनों को पहले ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जगह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिए। दोनों पहले, संस्था या फिर जो भी आंदोलन है, उनके जो लीडर हैं, उनके जो संस्थापक हैं, इनको ध्यान रखने के बाद आप फोकस करिए जगह पर और डेट पर। ठीक है, चलिए तो सेवा सदन की बात कर ली जाए तो ये जो तिरस्कृत महिलाएं थीं उनके उत्थान के लिए सेवा सदन की स्थापना की जाती है महिलाओं से संबंधित। ठीक, बहराम जी मालाबारी के द्वारा। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको आइडिया लगे कि महिलाओं के लिए बहराम जी मालाबारी के द्वारा काम किया जाता है। ये पारसी धर्म सुधारक थे, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एज ऑफ कंसेंट बिल की बात कर लीजिए, इन्हीं के द्वारा पारित किया जाता है, इन्हीं के प्रयासों से पारित होता है। बहराम जी मालाबारी की बात कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये देख लीजिए अरवी पुर्रम आंदोलन 1888 में इसकी स्थापना, मतलब शुरुआत होती है केरल में। इनके द्वारा ये भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना होती है, उसी के साथ इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अरवीपुरम आंदोलन 1888 में केरल में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही, और जबकि ये पिछड़े वर्ग के होते हैं, पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। कौन? श्री नारायण गुरु। तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा अरवीपुरम आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1888 में। कहाँ पर? केरल आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर केरल आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पिछड़ी जाति यहाँ लिखा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाला, इसलिए मैंने साफ सुथरा लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हों। उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए तो
इसकी स्थापना जो होती है देखिए एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे की बात कर लिया, उसके बाद रघुनाथ राव, दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए तो इसका जो पहला सम्मेलन होता है मद्रास में 1887 में, तो ये बात भी आप देख सकते हैं। और इसको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर लिया, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर लिया तो इसको इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी एक समाज सुधारक शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की बात कर लिया तो इसको आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसकी बात कर लीजिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाता है, याचना अभियान। याचना अभियान इंपॉर्टेंट बात है, याचना अभियान जरूर ध्यान रख लीजिएगा। याचना अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, तो अभी बात हो चुकी है। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात कर लीजिए, 1905 में बम्बई में इसकी स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ध्यान रख लीजिएगा। 1905 में बम्बई में इसकी स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हाँ, इनकी मृत्यु के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले की जब मृत्यु होती है उसके बाद इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, श्रीनिवास शास्त्री। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सोशल सर्विस लीग की बात कर ली जाए, बम्बई में इसकी स्थापना होती है किनके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ये गोखले के समर्थक होते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 1920 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद न्याय या फिर जस्टिस आंदोलन की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1916-17 में। किनके द्वारा? ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और कहाँ पर होती है, ये छूट गया यहाँ पर गलती से, मद्रास में। मद्रास आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, साउथ इंडिया में, ठीक है ना, दक्षिण भारत। तो न्याय और जस्टिस आंदोलन की बात कर लीजिए 1916-17 में मद्रास में। कहाँ पर? किनके द्वारा? CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, इनके जो नाम है CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज। कहाँ पर? मद्रास में। नाम ये ना भी ध्यान रखें बट जगह जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी साउथ के आंदोलन हुए, जो भी संस्था है, वो जगह का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। संस्थापक अगर कम ध्यान रहे बट जगह का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। संस्थापक भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात तो है नहीं, लेकिन जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है उधर, ठीक है। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन की बात कर लीजिए। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में, 1920 में EV रामास्वामी नायकर के द्वारा, और साथ में बालाजी नायडू का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं बट EV रामास्वामी नायकर जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में इसकी स्थापना होती है बम्बई में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर के द्वारा, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हरिजन सेवक संघ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में स्थापना होती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अहमदिया आंदोलन की बात कर लीजिए 1889 में, 1898 में। कादिया जो कि गुरदासपुर, पंजाब में गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, कादिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में किनके द्वारा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा होती है। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बराहीन अहमदिया। उसके बाद बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन सहारनपुर में इसकी स्थापना होती है 1886 में। 1886 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है किसके द्वारा? कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। उसके बाद रहनुमाई माजदाया स्नान सभा की बात कर लीजिए तो इसकी स्थापना देख लीजिए आप किनके द्वारा होती है? नौरोजी फरदौनजी और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी इधर है, नौरोजी फरदौनजी, ठीक है। तो इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी, KR कामा, मतलब ये दोनों नाम पहले ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद KR कामा और SS बंगाली, इनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस रिवीजन के क्रम में एक दो बार देखते रहिएगा। हाँ, तो इस रहनुमाई सभा की बात कर लीजिए तो पारसी सुधार आंदोलन है 1851 में, 1851 में इसकी शुरुआत होती है बम्बई में, ठीक है। तो बम्बई ध्यान रख लीजिएगा। और इनके द्वारा रफ्त गुफ्तार पत्रिका का संपादन किया जाता है, तो ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इस पत्रिका की शुरुआत की जाती है, रफ्त गुफ्तार पत्रिका। तो ये सारी बातें हैं सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। चलिए, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।